हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ध्वनि, स्वर, मात्राएं, अनुनासिक, निरानुनासिक और इसके साथ विसर्ग ये हम पढ़ेंगे। ये दूसरा वीडियो है हिंदी में। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि हिंदी का इतिहास क्या है और उसका जो विकास हुआ है वो कैसा है। तो चलिए इसमें से हम क्रम से पढ़ते जाते हैं कि ध्वनि, स्वर, मात्राएं, अनुनासिक, निरानुनासिक और ये कैसे हैं, कितने हैं, इनका कैसे प्रयोग होता है, इसको हम पढ़ते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छे लगा करें, उनमें से अगर आपको थोड़ा जानकारी मिले तो उनको लाइक भी कर दिया करें फ्रेंड्स। चलिए तो देखते हैं ध्वनि क्या है। आप जानते हैं कि जो ध्वनि है वो सतत है। सतत का मतलब ये है कि पुराणों में कहा गया है कि ध्वनि ब्रह्म है। इसका मतलब ध्वनि जो है वो सतत थी, सतत है और सतत रहेगी, है ना। वो ध्वनि ब्रह्म है। तो वही जो ध्वनि है उसी से सारी चीज़ों का जनरेशन हुआ है, सारी चीज़ें निकल के आई हैं। ध्वनि बाहर भी है और ध्वनि अंदर भी है। मतलब कि हमारे अंदर भी ध्वनि कंपित हो रही है। यदि आप शांत होकर बैठ जाएं, बाहर की पूरी ध्वनियाँ बंद कर दी जाएं, तब आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ ऐसा बोल रहा है ना। कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं। यदि आप इसका प्रैक्टिकल भी करना चाहें तो आप बिल्कुल अगर शांतचित्त होकर लेट जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक कीड़ा बोलता है, वो उसकी आवाज़ जैसी आपको सुनाई देगी। तो ध्वनि ब्रह्म है और इसी ध्वनि से हमारी भाषाओं का जनरेशन हुआ है, हमारी भाषाएं बनी हैं। हम शुरुआती जब कोई भाषा नहीं थी तब भी हमारे पास ध्वनि थी। हम किसी न किसी रूप में बोलते थे। अभी पशु पक्षियों की जो आवाज़ है वो हमें भले ही ना समझ में आए, लेकिन वो एक हमारे लिए क्या है, ध्वनि है ना। किसी भी बर्तन की खड़कने की जो ध्वनि है वो ध्वनि है। तो ध्वनि है। तो देखिए जो ध्वनि है, तो ध्वनि क्या है कि सुनने के रूप में काम आती है और ध्वनि के लिखित रूप को हम कहते हैं वर्ण। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। मतलब ध्वनि का अगर चिन्ह हम लिखें तो उसे हम कहेंगे क्या, वर्ण। अब जैसा कि देखिए ध्वनि बोलने और सुनने के काम आती है, लेकिन जो वर्ण है वो लिखने और पढ़ने तथा देखने के काम आते हैं। अतः लघुतम वाग ध्वनि, वाग मतलब बोलने वाली ध्वनि, तो लघुतम छोटी वाग ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्ण या अक्षर को हम थोड़ा और भी जानते हैं। तो अक्षर के लिए देखिए संस्कृत में कहा गया है ना क्षरति इति अक्षराः। मतलब ना क्षरति, जिसका क्षरण ना हो उसे हम अक्षर कहते हैं। अक्षर, तो अक्षर वर्ण कहलाता है या वर्ण अक्षर कहलाता है। तो जिस ऐसी मूल ध्वनि, ऐसी सूक्ष्म ध्वनि जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसके खंड ना किए जा सकें, उसे हम कहते हैं वर्ण या अक्षर। ना क्षरति इति अक्षराः, जिसका क्षरण ना हो, जिसका विखंडन ना हो, जिसको विखंडित ना किया जा सके, जिसको टुकड़ों में ना बांटा जा सके, उसे हम अक्षर कहते हैं। हमारी जो वर्णमाला है उसमें से जैसे कि का, आ, ला, ये मैंने कुछ लिखे, और भी जो भी हैं ये सारे। अब देखिए यहाँ पर एक गौर करने की बात है कि देखिए जो मैंने यहाँ पे का लिखा है फ्रेंड्स, ये तो यहाँ पर मैंने ये हलंत लगाई है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लगाता तब वहाँ पर क्या होता कि एक स्वर मिल जाता। एक बात और, ये जो का है ये सच में व्यंजन है और व्यंजन को बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोला जा सकता है। व्यंजन के लिए जो संस्कृत में सूक्ति कही गई है वो कही गई है अन्वग भवति व्यंजनम। अन्वग भवति, जो दूसरे की सहायता के बिना न बोले जा सकें वो व्यंजन कहलाएंगे, और जो बिना सहायता के बोले जा सकें वो वर्ण या अक्षर कहलाएंगे। तो यहाँ पर का में इसीलिए ये लगाया गया है। अब इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, बिना वर्ण के, बिना स्वर के मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। तो इसलिए जब भी हम व्यंजन बोलते हैं कोई भी, तो वहाँ पर स्वर ऑटोमेटिकली उसमें से जुड़ा होता है। तो मूल ध्वनि जो है हमारी, उसे ही हम वर्ण कहते हैं
और ये हमारी जो उच्चारित भाषा है, उच्चारित भाषा में से हम जो भी सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कह पाएंगे वही हमारा वर्ण कहलाएगा। जो हमारी वर्णमाला है, इस वर्णमाला में हमारे पास 52 वर्ड हैं, 52। इसमें से कुछ स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं, जिसमें आगे हम देखेंगे कि 11 स्वर हैं। तो देखिए यहाँ पर अब जो हमारी वर्णमाला है, जिसमें हमने जाना कि 52 है पूरे वर्ण, तो पूरे वर्णों में से कुछ स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं। तो इन्हीं सबके मिक्सर से, स्वरों के और व्यंजन से, इन्हीं दोनों के योग से हमारी वर्णमाला बनती है या तैयार होती है। इसमें से स्वर, तो देखिए स्वरों की अगर हम बात करें तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना विघ्न के होता है और ये किसी दूसरे वर्ण की सहायता की अपेक्षा नहीं रखते हैं। मतलब बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के ये बोले जाते हैं, इन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों के लिए संस्कृत में कहा गया है स्वयं राजयन्ते इति स्वराः। स्वयं राजयन्ते इति स्वराः, जो स्वयं की सत्ता रखते हैं या मतलब स्वयं बोले जा सकते हैं, जिनको बोलने के लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं राजयन्ते इति स्वराः। तो इसलिए जो हमारे स्वर होते हैं वो स्वयं में सक्षम होते हैं अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो जैसा कि हमने देखा कि 11 स्वर हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं ये आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ, ये सब क्या हैं? स्वर हैं। अब देखिए ये स्वर हैं और इन्हीं स्वरों की मात्राएं भी होंगी, लेकिन वहाँ पर ध्यान हमें ये देना होगा कि स्वर तो 11 हैं लेकिन मात्राएं कितनी होंगी? 10 होंगी। इसमें से जो आ की मात्रा है वो प्रोनाउंस या वो हम लिखने में चूंकि प्रयोग उसका साधारण नहीं करते हैं, वो जुड़ी ही रहती है, इसलिए उनकी संख्या 10 मानी जाती है। हस, अब देखिए यहाँ पर भी जो हमारे पास स्वर हैं, तो स्वर मुख्यतः 3 तरह के हो सकते हैं हमारे पास। पहला जो स्वर का प्रकार है वो है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब छोटा, है ना, एक मात्रिक कहते हैं इसे। जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसे हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। अब एक मात्रा क्या होती है? देखिए जो पाणिनि थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी व्याकरण का ग्रंथ लिखा, उन्होंने ये कहा कि पलक झपकने का जितना समय होता है उसे हम एक मात्रिक शब्द मतलब टाइम कहते हैं। पलक जितने में झपक जाती है उतने समय को हम एक मात्रा कहेंगे। ये पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में बताया। अष्टाध्यायी संस्कृत का एक ग्रंथ था, व्याकरण ग्रंथ था, और चूंकि हम जब इतिहास पढ़े थे उसका हिंदी का, तो हमने ये देखा था कि इसका जो मूल था वो कहाँ था? संस्कृत में था। तो संस्कृत से ही ये निकल के आई। तो एक मात्रिक होता है ये। तो ह्रस्व क्या होता है कि एक मात्रिक होता है। देखिए इस ह्रस्व का प्रयोग जब हम संधियां पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, हम जब छंदों पे जाएंगे तब भी देखेंगे कि छंद में ह्रस्व कैसा है, दीर्घ कैसा है, उसकी मात्राएं कैसे काउंट करनी है। तो ह्रस्व में हमें ये जानना है कि ये एक मात्रिक है और ये मूल स्वर हैं, एक मात्रिक हैं। इनमें से जैसे आ, ई मतलब छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, ये क्या है? ह्रस्व हैं, छोटे हैं। इनमें बोलने के लिए एक मात्रा का समय लगता है। अब दूसरा जो इसका प्रकार है वो है दीर्घ स्वर। तो हमने 3 प्रकार देखे, है ना। 3 प्रकारों में से पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ हो गया अपना। दीर्घ स्वर क्या है? देखिए मूल स्वर को उसी या अन्य स्वर से मिलाने पर जो स्वर बनेंगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वरों में से जैसे हमने आ और आ को मिला दिया तो बड़ा आ बन गया, आ बन गया, है ना। इसी प्रकार से ई और ई को मिलाया तो ई बन गई। तो इस प्रकार से एक उसी स्वर में से हम उसी स्वर को मिला दे रहे हैं, तो इससे दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है। एक बात और, यहाँ पर कुछ स्वर होते हैं जो संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वरों का मतलब होता है कि उस स्वर को उसी स्वर से नहीं बल्कि एक स्वर को किसी दूसरे स्वर से मिलाने पर। जैसे
अगर हम आ को ई से मिला दें तो ए बनता है। संधियों पे आप देखेंगे, जब हम संधि आपको पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मूल का काम भी करेंगी। वहाँ पर आप देखेंगे कि आ और ई को मिलाते हैं तो ए बनता है, तो ये संयुक्त हैं। तो इसका मतलब है कि ए, आए, ओ, औ ये कैसे हैं? संयुक्त स्वर हैं, जिसमें से सेम स्वरों को मिला के नहीं बल्कि अलग अलग स्वरों को मिलाने से इनकी उत्पत्ति या इनका निर्माण होता है। एक स्वर का प्रकार और होता है प्लुत स्वर। देखिए, इसका प्रयोग अधिकांशतः संस्कृत में किया जाता है, हिंदी में इसका प्रयोग मुख्यतः नहीं होता है। ये प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर में 2 मात्रा की जगह 3 मात्रा का समय लगता है या इससे ज़्यादा का समय लगता है, तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का टाइम, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का टाइम और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का टाइम। जैसे जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम कैसे करते हैं? ओम, मतलब कि लंबे टाइम तक। तो इसका कोई एक चिन्ह नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें ओम लिखना है तो हम ऐसा करते हैं। यहाँ पर ये 3 लिख, देखिए यहाँ पर ये जो है शब्द ये मैंने लिख दिया। अगर आप हिंदी वाली देखिए, अभी जो हम 3 लिखते हैं ये लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनल जो नंबर सिस्टम है उसका है ये अंक। लेकिन अगर हम अपनी देवनागरी लिपि में शुद्ध रूप में अगर जाएंगे तो वहाँ पर हमें 3 कैसे लिखना होगा? ऐसे, ठीक है। 4 ऐसे लिखना होगा, ठीक है। 5 ऐसे लिखना होगा। तो यहाँ पर ये जो 3 है, यही हमारे जैसे कोई भी अगर 3 मात्रिक है तो इसमें वो प्रयोग आता है। तो इस प्रकार से ये प्लुत स्वर है, और जैसा कि मैंने बताया कि इनका संस्कृत में ज़्यादा महत्व है। अब इसके बाद देखिए मात्राएं देखते हैं। मात्राएं क्या होती हैं? तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि जो स्वर होते हैं, स्वर की मात्राएं भी होती हैं। तो स्वर की मात्राओं में क्या है कि देखिए, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वरों का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप में बदलता है, या जब वो जो स्वर होता है अपने वास्तविक रूप में बदलता है और उसे ही मात्रा कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, व्यंजन को स्वयं में नहीं बोला जा सकता है। इसीलिए कहा गया था अनवग भवति व्यंजनम, जो स्वयं में ना बोले जा सके, किसी दूसरे की सहायता से बोले जाएं, इसलिए वो व्यंजन कहलाएंगे। तो जैसे अभी अगर हम सिर्फ इसकी ही बात करें, का, तो ये जो का है तो का बोल रहे हैं लेकिन बाद में आ निकल रहा है, तो ये आ क्या है? उसमें से एक मात्रा है। तो मात्रा इस प्रकार से स्वरों व्यंजनों के साथ में प्रकट होती है। मात्राएं भी देखिए कैसी हो सकती हैं? ह्रस्व हो सकती है, दीर्घ हो सकती है और प्लुत हो सकती है। जिस प्रकार से स्वर है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ऐसे ही उनकी मात्राएं भी हो सकती हैं। और लेकिन जैसे मैंने बताया था कि जो प्लुत है वो अधिकांशतः किसमें? संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। छंद शास्त्र की अगर बात करें, जिसमें हम आगे जब पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सोरठा पढ़ेंगे, दोहा पढ़ेंगे, चौपाई पढ़ेंगे और उनकी मात्राएं काउंट करेंगे, तो उसमें से जो ह्रस्व होता है उसको हम कहते हैं लघु, और जो दीर्घ मात्रा होती है उसको हम कहते हैं गुरु। तो लघु और गुरु को हम वहां पर क्या करते हैं? काउंट करते हैं, फिर जानते हैं कि ये क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानते हैं अनानुनासिक, निरानुनासिक और अनुस्वार, और इसके साथ विसर्ग। यहाँ पर हिंदी स्वरों में या हिंदी स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरानुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग ये क्या है? व्यंजन है। देखिए, अनुस्वार और विसर्ग ये 2 चीजें क्या हैं? व्यंजन है। इसके बाद ये जो है अनुस्वार और विसर्ग जो हैं, ये स्वरों के बाद रखे जाते हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं, ये स्वर नहीं होते हैं। और इनके अलग अलग कुछ अपने चिन्ह होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें अनुनासिक, तो अनुनासिक क्या होता है? जिसे हम ये चांद बिंदु कहते हैं ना, ये होता है अनानुनासिक। अनानुनासिक स्वर है, अनानुनासिक क्या है? स्वर है। देखिए कैसे, इसमें से जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा, तो ये क्या है?
इनमें से नाक और मुंह दोनों के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है। अनुनासिक का मतलब देखो, अनुनासिक, नासिक मतलब जो नाक का सहारा ले रहे हैं, है ना। अनुनासिक क्या है, जो मुंह के साथ में नाक का सहारा ले रहे हैं बोलने में, उन्हें कहते हैं क्या, अनुनासिक। और अनुनासिक ये चांद बिंदु होता है। इसके उदाहरण गांव, दांत, आंगन, ठीक है। देखिए आंगन मतलब ये नासिका के द्वारा इनका प्रोनाउंस हो रहा है, उनका उच्चारण हो रहा है। इसके बाद निरानुनासिक, जिनका नाक से बोलने में कोई वो सहायक नहीं है, या फिर हम ये कहें कि सिर्फ मुंह से वो बोले जा सकते हैं, वो कहलाएंगे क्या, निरानुनासिक। जैसे इधर उधर, आपकी अगर नाक उस तरह बंद किया जाए या नाक का उपयोग ना भी किया जाए, तब भी आप यहाँ पे इनको बोल पा रहे हैं, तो इसलिए ये निरानुनासिक है। दो चीजें यहाँ पर देखिए, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होती है, बिंदु होती है, और इसको मैंने बताया कि ये क्या है, ये व्यंजन है और स्वरों के बाद रखा जाता है। तो जैसे अंगूर है ना, और यहाँ पर अंगद है, कलंक है, और भी जो भी आप शब्द देखें, तो ये जो भी हैं ये क्या है, अनुस्वार हैं, और इनकी जो ध्वनि है वो नाक से निकलती है। इनको प्रोनाउंस करने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए हमें नाक की सहायता लेनी होती है। जैसे अंगूर है ना, अंगद, तो ये क्या है, अनुस्वार है और ये व्यंजन है। इनको हम व्यंजन में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर और एक चीज़ है विसर्ग। विसर्ग को आप जानते हैं कि ये डबल डॉट लगा देते हैं, तो इसे हम विसर्ग कहते हैं। और ये जो विसर्ग है ये भी स्वरों के बाद रखा जाता है और ये व्यंजन में काउंट किया जाता है, व्यंजन में इसकी गिनती होती है। इसका जो उच्चारण है वो हा की तरह किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अतः हा निकल रहा है, स्वतः, है ना। तो इस प्रकार से ये जो विसर्ग हैं इनका उच्चारण जो है अंततः, है ना, कुछ भी कहें आप, तो ये जो विसर्ग है इसका जो उच्चारण है वो हा की तरह होता है। तो इस प्रकार से ये जो अनुस्वार है और विसर्ग है ये कैसे काउंट किए जाएंगे, व्यंजन में काउंट किए जाएंगे। जब हम व्यंजनों को पढ़ाएंगे और उनके प्रकार पढ़ाएंगे, जिसमें हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें अल्प प्राण, महाप्राण, है ना, और सघोष, अघोष, और ये जो अभी आपको पढ़ा दिए थे सारा कुछ बताया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स दूसरा वीडियो, इसको आप देखें, एंजॉय करें। आप इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे, है ना, बोल के ध्वनियों को समझें, तो आगे आप जो उच्चारण के क्वेश्चन आते हैं ना फ्रेंड्स, अधिकांशतः कि आ जाएगा कि इसका उच्चारण कहाँ से, नासिका से हो रहा है कि कैसे हो रहा है। मैं आपको एक एक सूत्र ऐसे बताऊंगा कि आप सिर्फ उनको अगर समझ लीजिए, सिर्फ उन सूत्रों को, तो आपके उच्चारण स्थान वाला कोई भी प्रश्न बिल्कुल से गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। 100% आप उसको सही मार्क करेंगे, ये तो पक्का है। तो फ्रेंड्स इसको देखिए, एंजॉय करिए, और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो इसको लाइक भी कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।